Today our topic of discussion is about diabetes mellitus. अच्छा, अब diabetes mellitus आपने नाम सुना होगा. इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज नाउ डेज. तो ये है क्या एक्चुअली? हमारे आपको पता है कि बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स भी हैं जो सिक्रीट हो रहे हैं. ठीक है, यू नो वेरी वेल कि इंसुलिन हार्मोन इज वन ऑफ द अमंग द ऑल हार्मोन्स विच कंट्रोल्स द कार्बोहाइड्रेट एंड इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम पैनक्रियास. ठीक है, जो डिओडिनम के साथ अटैच होते हैं, और इसके अंदर भी एक आइलैंड टाइप की कुछ सेल्स होते हैं, आइलैंड ऑफ लेंगरहेंस जिसे हम कहते हैं. उनके अंदर बीटा सेल्स दे प्रोड्यूस इंसुलिन. दिस यू मे हैव स्टडीड इन फिजियोलॉजी. ठीक है, नाउ व्हाट डज इंसुलिन डू, और इसका इतना ऐसा क्या रोल है कि जिसकी वजह से कोई डिजीज अकर हो सकती है इसकी कमी या ज्यादा होने की वजह से. ठीक है, अमूमन ऐसा होता है कि इंसुलिन कम ही होता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ एज एंड विद योर लाइफ स्टाइल. ठीक है, इसकी प्रोडक्शन, क्योंकि बीटा सेल्स आर मोर सेंसिटिव in the sense कि they can destroy due to free radicals, due to aging, due to fat depositions. ठीक है, जिसकी वजह से फिर बीटा सेल्स नहीं बनते तो इंसुलिन भी प्रोड्यूस नहीं होगा. तो यहाँ पे हमारे पास एक डिजीज कॉज होती है ड्यू टू लैक ऑफ डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, दैट इज डायबिटीज मेलाइटिस. और एक और डिजीज होती है डायबिटीज इंसिपिडिस, लेकिन उसमें इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से नहीं, बल्कि वो ग्लूकागॉन के एक्स्ट्रा सिक्रीशन की वजह से होती है, जिसमें पेशेंट को मीठा खाना होता है. जबकि डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर दे आर टोटली इन फॉरबिडेड टू टेक स्वीटनेस या शुगर. ठीक है, या ग्लूकोज. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक फिजियोलॉजी थोड़ी पता होगी, पता होनी चाहिए आपको कि हाउ इंसुलिन इज सिक्रीटेड. देन व्हाट इज एक्चुअली डायबिटीज मेलाइटिस. हमने इसको डायबिटीज मेलाइटिस को दो टाइप्स में डिवाइड किए, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस. टाइप 3 भी डायबिटीज होती है, बट इट कम्स अंडर यू कैन से कि इवेंट्स, या ऐसी डायबिटीज जो कि दोबारा से ठीक हो सके, जैसे गेस्टेशन डायबिटीज होती है या स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज होती है. तो अगर हम वो फैक्टर हटा दें तो वो ऑलमोस्ट रिकवर हो जाती है. ठीक है, लेकिन जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज को हमने डिवाइड किया है अकॉर्डिंगली, इसको डिवाइड किया विथ रिस्पेक्ट टू इंसुलिन सिक्रीशंस. ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जब बेबी बॉर्न हुआ, ठीक है, अब उसके अंदर क्या ऑर्गन्स डेवलप्ड हैं, क्या ऑर्गन्स डेवलप्ड नहीं है, तो दैट कम्स कि वो बाय बर्थ ही डिफेक्ट है. ठीक है, तो इन केस अगर बाय बर्थ देर इज अ डिफेक्ट ऑफ पैंक्रियाज, ठीक है, देर इज अ डिफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ बीटा सेल्स, तो फिर वहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज उसको हम कंसिडर करते हैं. हाउ के टाइप 1 में क्या है, मींस टाइप 1 जिसके अंदर इंसुलिन ही नहीं बन रहा, टोटली इंसुलिन इज एब्सेंट in the type 1 diabetic patient, means that you can say कि they are insulin dependent patient. They having a diabetes which is called as insulin dependent diabetes. ठीक है, तो उसमें टाइप 1 डायबिटीज अक्सर हमें यंग बच्चों में भी मिल जाती है, यानी उसमें भी हो सकती है, अकर हो सकती है, क्योंकि वो लेट पता चलता है पेरेंट्स को कि अच्छा इस पेशेंट को मतलब इस सब्जेक्ट को डायबिटीज टाइप 1 है. वो जब सिम्टम्स आते हैं तो फिर हमें अंदाजा होता है कि पेशेंट जो है वो टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट है, इंसुलिन बन ही नहीं रहा उसके अंदर. ठीक है, या फिर लेटर ऑन एक यानी अडल्ट होने से पहले पहले आपको डायबिटीज का उसमें पता चल जाता है कि दे आर इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप डायबिटीज, दे डोंट हैव इनफ इंसुलिन टू मैनेज द ग्लूकोज लेवल्स इन द ब्लड. ठीक है, और इसी तरीके से हमने एक टाइप 2 डायबिटीज को हम डिफाइन किस तरह से करेंगे, दे आर इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस. ठीक है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट मींस लाइक के दे हैव सम इंसुलिन, लेकिन उनके अंदर इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है इंसुलिन की कि वो कम्प्लीटली कार्बोहाइड्रेट को हैंडल आउट कर सके. तो उस फिर उस उन पेशेंट के अंदर हम मिक्स थेरेपी लेके चलते हैं कि उनको आहिस्ता आहिस्ता डाइट, देन एक्सरसाइज, देन सम लोअर डोज ऑफ ड्रग्स, फिर हाई डोज ऑफ ड्रग्स. उसके बाद एट दी एंड जैसे से एज बढ़ती जाती है और पेशेंट के लाइफ स्टाइल भी अगर वो चेंज ना कर सके,
तो उसमें वो इंसुलिन की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन उसमें हम ग्रेजुअली फॉरवर्ड होते हैं इंसुलिन की तरफ। जबकि टाइप 1 के अंदर नो ओरल ग्लूकोज ओरल ड्रग्स, नो सच डाइट कैन कंट्रोल टाइप 1 डायबिटीज। उसमें आपको इंसुलिन हर सूरत में चाहिए ही होती है। अच्छा, नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस के हम ये कैसे इसको डिफाइन करें कि क्यों ये बीमारी हो रही है, ठीक है, या फिर ये डायबिटीज़ में ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप ग्लूकोज की कमी है या ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसमें एक्चुअली डायबिटीज़ बीमारी के अंदर, डिजीज़ के अंदर देर इज़ एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन योर ब्लड। अच्छा, इसकी होने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों हम इसको एक डिजीज कैटेगरी के अंदर रखते हैं, कि देखो आपकी बॉडी के अंदर हर चीज़ एक बैलेंस लेवल में होनी चाहिए। एवरीथिंग, द व्हाट आर द थ्री मेन थिंग्स विच योर बॉडी नीड्स, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फैट्स, फ्री फैटी इन द फॉर्म ऑफ फ्री फैटी एसिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स, carbohydrate in the form of glucose and proteins in the form of amino acid, ठीक है। आपने कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट के थ्रू लिया और फिर वो कन्वर्ट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया इनटू ग्लूकोज। देन व्हाट हैपेंड टू दैट ग्लूकोज, ठीक है, दैट ग्लूकोज ट्रेवल टूवर्ड्स द लिवर, ठीक है, फिर वो लिवर में जाता है, वहां से वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, सारी साइकिल्स वो परफॉर्म करता है जो आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी हुई, एंड देन इट वेंट टू योर ब्रेन, ठीक है। ग्लूकोज इज द ओनली ingredient, is the only thing which your brains required for energy production, ठीक है। इसको सिर्फ और सिर्फ ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, और अगर ग्लूकोज नहीं मिलेगा ब्रेन को ड्यू टू लो लेवल्स ऑफ ग्लूकोज और ड्यू टू हाइपोटेंशन, जिसमें ब्लड प्रेशर बहुत कम है और ब्लड प्रेशर ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा, और जिसकी वजह से ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ग्लूकोज नहीं मिल रहा, ठीक है। तो उसकी वजह से भी पेशेंट ब्रेन का पार्ट जो डेड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपकी बॉडी को ग्लूकोज क्यों ज़रूरी है, टू बिकॉज योर ब्रेन नीड्स ग्लूकोज टू वर्क आउट। और ग्लूकोज किस फॉर्म में ब्रेन को मिल रहा होता है, इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन लिवर से सिक्रीट आउट होता है और फिर वो ब्रेन की तरफ जाता है। अच्छा, अब जो ये जो ग्लूकोज बन रहा है इन द, जो ब्रेक डाउन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का इन योर स्टमक, ठीक है, अब ये लिवर तक जाएगा कैसे, ठीक है। किसी ना किसी, देखो हर चीज का हमारी बॉडी के अंदर की एंड रिसेप्टर मैकेनिज्म होता है, ठीक है। एवरी मॉलिक्यूल हैव देयर ओन रिसेप्टर्स कैपेसिटी होती है, उनकी सिटिंग एरिया कह लो, जिसको हम रिसेप्टर्स कह रहे होते हैं, वो वहां पे जाके बाइंड होता है और फिर अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा आपकी बॉडी में कुछ भी हो, अनटिल एंड अनलेस वो रिसेप्टर के साथ बाउंड नहीं करेगा तो वो अपना रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसी थ्योरी की बेस पे हमने मेडिसिन बनाना शुरू की, ठीक है। तो इंसुलिन जो है वो एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर सिस्टम ऑफ योर ग्लूकोज। ये अपने ऊपर ग्लूकोज को अटैच करता है और फिर लेके जाता है लिवर के पास, और लिवर फिर उसको ब्रेक डाउन करके उसको ग्लाइकोजन बनाता है और फिर दोबारा उसको ब्रेन तक भेजता है। जब इंसुलिन ही नहीं होगा बॉडी में, जब एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही बॉडी के अंदर नहीं होगा, ठीक है, या लोडर्स नहीं होंगे आपकी बॉडी में जो कि इंसुलिन जो कि ग्लूकोज को लेके जाए लिवर तक, तो फिर ग्लूकोज आपकी ब्लड में ही मौजूद रहेगा मुसलसल, ठीक है। ब्लड के अंदर मौजूद रहेगा, वो ट्रैवल करेगा थ्रू आउट योर डिफरेंट ऑर्गन पार्ट्स, जिसके अंदर आर्टरीज, वेन्स एंड माइन्यूट कैपिलरीज मौजूद होती हैं, ठीक है। उनके थ्रू ये ट्रैवल करता रहेगा ग्लूकोज, और फिर वहां पे कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगा। अब ये सवाल आता है कि ग्लूकोज की वजह से कॉम्प्लिकेशंस किस तरह से पैदा हो सकती हैं, ये तो हमारी बॉडी का पार्ट है, क्यों ये डैमेज करता है आईज को, ठीक है, क्यों ये डैमेज करता है लंग्स, वो सॉरी हार्ट के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, किडनी के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। मेन ये सारी जो आपके चार चीजें हैं ना, आईज, ठीक है, किडनी, योर हार्ट सिस्टम एंड योर नर्व सिस्टम, ठीक है, जो नर्व पेरिफेरल नर्व्स होती हैं एंडिंग्स, वहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, व्हाई एंड हाउ।
आंसर इज के ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो ब्लड के अंदर मौजूद है वो एक निडल ग्लूकोज के, जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसका पाउडर्स को लाइक उसको पाउडर स्कोपी कह लो या फिर इसकी मॉलिक्यूलर लेवल पे देखोगे ना कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है, तो इट इज़ अ नीडल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत ही शार्प इसके एजेस होते हैं। तो ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये आप जब एक आप खुद इमेजिन करो कि आपने बहुत सारी सुइयां ली और उसका एक गुच्छा बना दिया, ठीक है। और उसको आप उन सुइयों को आप जो है वो एक थ्रू पाइप के थ्रू अंदर घुसा रहे हो, या बहुत सारी आपने एक होल के अंदर पाइप्स के अंदर सुइयां भर दी हैं, ठीक है। और फिर आप उसको ट्रैवल करा रहे हो पानी के थ्रू, प्रेशर दे रहे हो, वो ट्रैवल कर रही है। तो वो यकीनन बहुत सारी आपकी जो वॉल्स हैं, वॉल्स ऑफ कैपिलरीज एंड आर्टरीज एंड वेन्स, उसको डैमेज करते हुए पास ऑन होगी, ठीक है। तो इसी तरह से आर्टरीज वेन से तो फिर भी ग्लूकोज लेवल इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते, लेकिन अगर वो कैपिलरीज में जाते हैं तो कैपिलरीज को रप्चर करना शुरू कर देते हैं। और कैपिलरीज सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर कहाँ होती हैं? आपकी आईज में। जब वो आईज की कैपिलरीज को डैमेज करेंगी, दैट डिजीज और दैट पैथोलॉजी इज नोन एज रेटिनोपैथी, ठीक है। अगर जब वो किडनी के बोमेन कैप्सूल्स और आपके जो नेफ्रॉन है वहां पे डैमेज करना शुरू करेंगे, क्योंकि वहां पे भी सबसे ज्यादा कैपिलरीज होती हैं ब्लड सप्लाई की वजह से, तो वहां पे डैमेज करना शुरू करेगी, दैट इज नोन एज नेफ्रोपैथी। नर्व्स एंडिंग जो आपकी पेरिफेरल नर्व्स पे ग्लूकोज जाके अक्यूमुलेट हो जाते हैं और आपके ओवरऑल बॉडी के टर्मिटीज यानी कि जो आपके पैरों की उंगलियां, ठीक है, पेशेंट की हाथों की उंगलियों में एक सनसनाहट होती है। उनको एक फील होता है कि हर वक्त सुन सुन सी जो है वो फीलिंग है। और वहां फिर उसके बाद वहां पे नमनेस स्टार्ट हो जाती है, फीलिंग खत्म हो जाती है, ठीक है। स्पेशली पाँव के अंदर पेशेंट को ये बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट को अपने पाँव का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, कि उनको फील जब नहीं होता कि वहाँ पे कोई नर्व एंडिंग है, तो वो चलते चलते लड़खड़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो दैट इज नोन एज न्यूरोपैथी। देन हार्ट के अंदर आपके सबसे ज़्यादा कैपिलरीज मौजूद हैं, माइन्यूट कैपिलरीज, एंड देयर इट कॉज कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आता है, रप्चर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ग्लूकोज अक्यूमुलेट हो जाते हैं तो ऑक्सीजन प्रॉपर्टीज ठीक तरीके से नहीं मिलता। तो फिर ये सारी कॉम्प्लिकेशंस, इफ द डायबिटीज इज अनकंट्रोल्ड एंड गेट्स अनट्रीटेड, तो यहाँ पे फिर ये मेन कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू होती हैं, ठीक है। तो डायबिटीज इसीलिए हमें इसको एक थ्रू आउट मैनेज करना होता है, थ्रू डाइट, थ्रू लाइफ स्टाइल, मीन्स हैविंग एक्सरसाइज इन योर लाइफ एंड योर ड्रग्स। अच्छा, okay, now what happens if there is a very much increased amount of insulin in your body or decrease amount of insulin in your body? अगर कम अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब कि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, लेवल ऑफ ग्लूकोज अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है ब्लड के अंदर, तो ये आपकी ओवरऑल बॉडी में क्या कॉज करेगा? हाइपर ग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपर ग्लाइसीमिया, इंक्रीज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। और इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी? यू हैव वी हैव जस्ट डिस्कस रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी एंड कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। जबकि हाइपोग्लाइसीमिया में, जिसमें डिक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज हो जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी? हाइपोग्लाइसीमिया क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? ठीक है, सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन, योर ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग। वहां पे आपके ब्रेन को जब अगर ग्लूकोज, क्योंकि उसका तो मेन फूड ही ग्लूकोज है, तो वहां बॉडी फेंट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि व्हाट इज मोर डेंजरस टू अ डायबिटिक पेशेंट, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया, तो वहां पे आपका हमेशा ये आंसर होना चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया इज मोस्ट डेंजर टू एनी पेशेंट, ठीक है, जिसके अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो गया, ब्रेन को पहुंचे ही नहीं, तो ब्रेन अपना एक्शन विद इन सेकेंड्स परफॉर्म करती है, बॉडी गेट्स फेंटेड, बॉडी जो है वो अनकॉन्शियस लेवल में जा सकती है, उसमें पेशेंट गिर सकता है, कहीं और चोट लग सकती है, और मजीद कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जब ब्रेन काम नहीं करेगा तो फिर आपकी कहीं पे भी जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको
ब्लड नहीं पहुंच सकता, ठीक है, या इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल सकती, तो वहाँ पे वो पैरालाइज का, स्ट्रोक का या और भी इस तरह के चांसेस हो सकते हैं कि बॉडी जो है वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना छोड़ दे, और एट द एंड अगर ब्रेन ने काम करना छोड़ दिया तो पेशेंट कोमा के अंदर भी जा सकता है, ठीक है। जबकि हाइपरग्लाइसीमिया ये अनकंट्रोल होने की वजह से कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगी, ये बहुत लेटर टर्म कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगी, ऐसा नहीं है, एक्यूट इसके इफेक्ट्स नहीं आते हाइपरग्लाइसीमिया के, ठीक है। यानी मुसलसल अगर पेशेंट का ब्लड लेवल जो है वो कंटिन्यूस 300 अबव रेंडम है या फास्टिंग इंक्रीज है, तो उसको लेटर ऑन 10 years 5 years, ठीक है, इस तरह से ये कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू होती हैं। अच्छा, अब हमें पता कैसे चले कि बॉडी के अंदर हमारी लेवल्स कितने हैं, कितनी ग्लूकोज होगी तो हम कहेंगे कि हमें डायबिटीज है, कितनी होगी, कितनी ग्लूकोज होनी चाहिए, कितना अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। इसके भी हमने मेजर करने के फॉर्मूला सेट किए हुए हैं कि व्हाट हाउ वी मेजर द फास्टिंग एंड द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। तो so we measure this blood levels, ठीक है, through in our glucose levels in blood through this parameter, कि हमने हमने एक फास्टिंग की पैरामीटर लिया और एक रैंडम पैरामीटर लिया। ये अब ये बीमारी इतनी कॉमन हो गई है कि आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव हेard दिस टर्म्स, ठीक है। तो व्हाट इज फास्टिंग एंड व्हाट इज रैंडम। फास्टिंग जिसमें पेशेंट भूखे पेट 10 से 12 घंटे भूखे रह के फिर देखता है कि हमारी बॉडी के अंदर कितना ग्लूकोज मौजूद है, ठीक है। नॉर्मली पर्सन के अंदर जो कि जिसको डायबिटीज ना हो उसकी रीडिंग आती है, जब आप ग्लूकोमीटर में चेक करते हैं, 70 to 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। दैट इज वेरी नॉर्मल, यानी 100 से नीचे। लेकिन अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो उसका फास्टिंग लेवल यानी 10 से 12 घंटे भूखे रहने के बाद उसकी रीडिंग्स जो आएंगी वो 80 से 130 के दरमियान आती है अक्सर, ठीक है। 110 यानी ये आनी चाहिए। अगर ये 130 के अंदर अंदर ये सारी रीडिंग्स आ रही हैं उसकी फास्टिंग की, दैट मीन्स कि उसका काफी कंट्रोल डायबिटीज है। अगर 130 से ऊपर आ रही है या 110 से ऊपर आए, पहले ये रीडिंग्स जो है वो 110 थी, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू द लाइफ स्टाइल और ऑफिशियल रिकमेंडेशन थ्रू अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने जो है वो उसकी रेंज बढ़ा दी है, ठीक है। और विथ रिस्पेक्ट टू एजिंग ये इसकी रेंज उसी हिसाब से होती है, 80 to 130 के बीच में भी आ जाए तो इट्स ओके। और रैंडम किसे हम कहते हैं, 2 hours आफ्टर मील्स, आफ्टर एवरी मील। आप ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद चेक करो, दैट इज योर रैंडम, या खाना खाने के 2 घंटे बाद, या रात के खाना खाने के 2 घंटे बाद। तो अगर नॉर्मल पेशेंट विदाउट डायबिटीज, नॉर्मल सब्जेक्ट विदाउट डायबिटीज, उसकी आप जब भी चेक करोगे 140 से कम आएगी मिलीग्राम पर डेसीलीटर, दैट इज वेरी मच नॉर्मल। क्योंकि आप जैसे ही खाना पीना स्टार्ट करते हो वहां पे इंसुलिन प्रोड्यूस, आप पैनक्रियास के पास मैसेज किया कि देयर इज इंक्रीज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, इंसुलिन गेट सिक्रीटेड, और फिर इंसुलिन सारे ब्लड को अपने ऊपर अटैच करके लोड करके ले जाता है टूवर्ड्स द लिवर टू परफॉर्म द ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, ठीक है। और फिर वहां से वो ब्रेन को मील मील देता है। तभी जब हम खाना खाते हैं तो नॉर्मल पेशेंट फील एनर्जेटिक, बट इफ देर इज एन अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट, वो खाना खाने के बाद भी लेथार्जिक सा फील करता है। या अगर पेशेंट का कंट्रोल, ये सिम्टम्स में हम डिस्कस करेंगे इसको मजीद कि किस तरह से पेशेंट को पता चलेगा कि वो डायबिटीज है, क्योंकि हम नॉर्मली पेशेंट्स जो है वो चेक नहीं कर रहे होते अपने ये सारे लेवल्स, ठीक है। तो इसी तरह अगर रैंडम पेशेंट का आता है लेस देन 180 या अबव 140, ठीक है, ये यूं कह लें कि आपका 140 से 180 के दरमियान आ रहा है या 200 के दरमियान आ रहा है, तो दैट इज मींस कि दिस पेशेंट इज हैविंग सम क्लू ऑफ डायबिटीज, ठीक है। और अगर HbA1c, व्हाट इज HbA1c, हीमोग्लोबिन A1c लेवल्स हम चेक करते हैं इसमें, इंसुलिन पेप्टाइडेज लेवल्स चेक करते हैं कि 3 महीने का रिकॉर्ड ब्लड के अंदर कितना मौजूद रहा है, ठीक है। आपको पता है हमारे ब्लड के अंदर एक ब्लूप्रिंट्स मौजूद होते हैं हमारे ओवरऑल ब्लड सिस्टम में। तो वहां पे एक आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर ग्लूकोज उसने कितनी देर तक कितना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रखे रहा है विद इन ड्यूरेशन ऑफ
3 मंथ्स, ठीक है। तो HbA1c हमें 3 मंथ्स का रिजल्ट देता है कि 3 मंथ तक इस पेशेंट के रेड ब्लड सेल के ऊपर ग्लूकोज कितने अमाउंट में मौजूद रहे। तो अगर नॉर्मल पर्सन होते हैं, उनकी ऑलमोस्ट 5.7% हम परसेंट वाइज इसको निकालते हैं, उनकी लेस देन 5 आती है, 5.7 से लेस आती है। और जबकि रिकमेंडेशन है फॉर डायबिटिक पेशेंट की कि उनकी 7 आनी चाहिए या लेस आनी चाहिए। तो एक नॉर्मल डायबिटिक हम पेशेंट कह सकते हैं। अगर 7 से बड़ी भी आ रही है तो वो अनकंट्रोल की तरफ चला जाता है, ठीक है, यानी क्या उस पेशेंट का लेवल्स इतने अच्छे कंट्रोल नहीं हो रहे। और अगर 7 से कम है लेकिन 5 से ऊपर है तो वो पेशेंट डायबिटिक कहलाएगा। लेकिन हम इसको 3 टाइम्स पे चेक करते हैं। इसके पेशेंट के अगर जैसे फॉर एग्जांपल इन बिटवीन आ रहे हो या बिल्कुल बॉर्डर लेवल पे आ रही होती हैं रीडिंग्स, तो हम उसको फर्स्ट डाइट कंट्रोल कराते हैं, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज कंट्रोल कराते हैं। उसके बाद भी अगर HbA1c आफ्टर 3 मंथ्स प्रॉपर नहीं आएगा, 5.7 से लेस नहीं होता या इन बिटवीन 5.7 एंड 7 होता है, तो फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता ड्रग्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो थी कि हम लेवल्स किस तरह से चेक करेंगे। इजी टू रिमेम्बर कि फास्टिंग डायबिटिक पेशेंट की नॉर्मल उस वक्त होगी जब वो 80 से 130 मिलीग्राम आएगी, ठीक है, पर डेसीलीटर, और रेंडम आफ्टर एवरी मील, ठीक है, 2 आवर्स आफ्टर एवरी मील। वो डायबिटिक पेशेंट की अगर नॉर्मल आपको चाहिए तो उसकी 200 के नीचे नीचे होनी चाहिए, 180 के नीचे नीचे होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर वो ये अब मैं 200 इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि अब जो पेशेंट एल्डरली पेशेंट आते हैं, ठीक है, उनकी जो है उनको हाइपरटेंशन भी होता है या दूसरी बीमारियां हो रही होती हैं या एज फैक्टर की वजह से हम 200 उनको कहते हैं कि ठीक है नॉर्मल। नॉर्मल इन द सेंस के डायबिटीज है लेकिन उसकी कंट्रोल है, ठीक है। तो इसीलिए हम 180 टू 200 ओके कर देते हैं। या फास्टिंग भी 130 के अराउंड आ रही है, करीब करीब आ रही है, तो ओके कर देंगे, ठीक है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड टाइप ऑफ डायबिटीज है जिसमें जो कि गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं या स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज, उसके अंदर हमें बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना होता है। दिस आई विल डिस्कस लेटर कि गेस्टेशनल डायबिटीज के अंदर हमें अपनी यही जो रीडिंग्स है हमारी कि फास्टिंग 130 नहीं, फास्टिंग 90 के अंदर अंदर होनी चाहिए, और रैंडम हमारी जो है 140 के अंदर अंदर होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल। गेस्टेशनल डायबिटीज द डायबिटीज विच इज इंड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो बिल्कुल हमें इसको नॉर्मल की तरफ रखना पड़ता है क्योंकि फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस फीटस के अंदर बहुत ज्यादा आने लगते हैं, ठीक है। तो फिर फीटल डेथ, फीटल कॉम्प्लिकेशन इन बॉडी, तो फिर हमें उसको बहुत ही कंट्रोल अमाउंट में रखना होता है उसके लेवल्स। लेकिन ये नॉर्मल लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लेवल्स याद इसको देखना कि कितने लेवल्स होने चाहिए तो हम उस पेशेंट को डायबिटिक कहेंगे। अच्छा, नाउ अब ये तो हो गया कि हमने उसके ग्लूकोमीटर लिया और ब्लड से चेक कर लिया कि इसके लेवल्स कितने डायबिटिक है और नॉन डायबिटिक है। लेकिन अक्सर हमारी जो सोसाइटी है उसमें आप जब तक सिम्टम्स नहीं आ जाते, जब तक सिवियरिटी नहीं आ जाती, पेशेंट को नहीं पता चलता कि ही इज अंडर डिजीज कंडीशन। तो वहां हमें किस तरह से पता चलेगा कि क्या साइन सिम्टम्स होंगे डायबिटीज के कि हम कहें कि पेशेंट इज अंडरगोइंग डायबिटीज, डायबिटिक, ठीक है। सो दीज आर द 5 टेस्ट यू कैन से कि हम चेक करते हैं कि पेशेंट डायबिटिक है भी कि नहीं, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट को जो सबसे कॉमनली चीज होती है, सबसे कॉमन सिम्टम जो आना शुरू होते हैं और वो अक्सर नज़रअंदाज भी हो जाते हैं, ठीक है, दैट इज ही फील्स वेरी थर्स्टी, उसको बहुत प्यास लगती है, मुंह हर वक्त खुश्क रहता है, ठीक है। प्यास, पानी की शिद्दत बहुत ज्यादा होती रहेगी कि बस पानी पीते रहो लेकिन फिर भी मुंह खुश्क रहेगा। सेकंड, टॉयलेट जाना यानी पॉली, अच्छा इसको ज्यादा प्यास लगने को हम कहते हैं पॉलीडिप्सिया, ठीक है। देन ही फ्रीक्वेंटली वांट्स टू गो टू टॉयलेट फॉर यूरिनेशन, दैट कम्स पॉलीयूरिया, ठीक है। और लेकिन पेशेंट को लगता है कि हाँ मैं पानी ज्यादा पी रहा हूँ इसलिए मुझे जो है ना वो यूरिनेशन की ज्यादा हो रही है, तो वो भी ये सिम्टम्स भी नजरअंदाज हो जाता है। लेकिन दिस ऑल्सो कम्स अंडर सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। और स्पेशली पेशेंट को रात को जब कोई भी डायबिटिक पेशेंट की ये निशानी होती है कि उसको रात में 3 से 4 दफा उठ उठ के वॉशरूम जाना पड़ता है, ठीक है, पॉलीयूरिया की वजह से।
एंड थर्ड साइन एंड सिम्टम्स दैट व्हाई ही इज वेरी लेजी, उसको फील होता है कि बस मैं सोता रहा हूँ, हिम्मत नहीं हो रही, लेजी एक्टिवनेस नहीं होती पेशेंट के अंदर। ये वाला सिम्टम भी पेशेंट अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, दे इग्नोर, और उनको नहीं पता चलता कि दे आर अंडरगोइंग थ्रू डायबिटीज। देन द फोर्थ सिम्टम्स कम्स कि ड्रास्टिक और रैपिड वेट लॉस, सिवियरिटी वाला वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। पेशेंट एकदम से कोई देखे आफ्टर अनकंट्रोल डायबिटीज, तो एकदम से आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप किसी पेशेंट को देखो जिसका अनकंट्रोल डायबिटीज रहा है, तो वो एकदम से आपको बीमार बीमार सा दुबला लगने लगता है। ठीक है, ये बॉडी श्रिंक सी हो जाती है, लगता है कि हाँ कोई बीमारी है, मतलब एक एक्टिवनेस फ्रेशनेस पेशेंट की फेस पे नहीं रहती। तो वहां पे पेशेंट थोड़ा सा अलर्ट होता है कि हाँ यार मैं बहुत ज्यादा दुबला हो गया हूँ, क्या मसला है। तो फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर उनका ब्लड टेस्ट होता है। फिफ्थ इज दैट योर जनरल प्रैक्टिशनर जो है वो आपका क्विकली सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराएगा कि इसको कहीं डायबिटीज तो नहीं, इन चार साइन एंड सिम्टम्स के बाद। या फिर एक और साइन की वजह से अक्सर डॉक्टर पहले कहते हैं कि अपना ब्लड टेस्ट कराएं। वो क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट कराएं। वो क्या है कि अगर किसी पेशेंट कहीं पे भी चोट लगती है तो दैट इंजरी पॉइंट, ठीक है, वो चोट ठीक तरीके से हील अप नहीं हो पाती, वो वहां पे पस फॉर्मेशन होती रहती है, या वहाँ वो बिल्कुल एक प्लेटलेट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। जैसे होती है ना, चोट लग जाती है तो खुरन जम जाती है ताकि वो ठीक हो जाए, हीलिंग हमें नजर आ रही होती है कि हाँ यार मेरी चोट ठीक हो रही है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट की ये सबसे बड़ी निशानी होती है कि उनकी चोट, अनकंट्रोल डायबिटीज की बात कर रही हूँ, ठीक है। जहां हम डायबिटिक पेशेंट की बात करें, आप अपने ध्यान में रखना अनकंट्रोल डायबिटीज। कंट्रोल है तो कंट्रोल इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ अ लाइफ। कंट्रोल डायबिटिक पेशेंट बिल्कुल ऐसे ही रह सकता है जैसे वसीम अकरम, जैसे फवाद खान, ठीक है। और बहुत से लोग हैं जिनकी कंट्रोल डायबिटीज, जो बहुत मेहनत करते हैं कंट्रोल रखने के लिए, तो दे कैन लिव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। ठीक है, अब बल्कि इन अपकमिंग ईयर्स में डायबिटीज जो है वो जो डिजीज है उसकी लिस्ट से भी हट जाएगी, क्योंकि इट इज टोटली डिपेंड ऑन योर लाइफ स्टाइल, डिपेंड अपॉन योर डाइट पैटर्न्स, ठीक है। तो ये भी जिस तरह के फॉर एग्जांपल हमें चश्मा लगा है, ठीक है, बहुत से लोगों को आईज जिनकी कमजोर हो जाती है, तो आपने पढ़ा होगा दैट डिजीज, दिस इज आल्सो अ डिजीज, जब पहले ये इंट्रोड्यूस नहीं थी, इन्वेंशन नहीं हुआ था चश्मे का, ठीक है, लेंसेज का, तो इसको मायोपिया कहते थे कि फार साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें कवर हो गई, नाउ इट इज नॉट कम अंडर द डिजीज। अब तो हम शायद पढ़ते, मतलब सुन के भी ऐसा लगेगा कि अच्छा इसको बीमारी है, क्या बीमारी है, इसकी नजरें कमजोर हो गई हैं। नहीं, ये तो कोई बीमारी नहीं, ठीक है। इसी तरीके से डायबिटीज भी इन फ्यूचर ये हट जाएगी, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ ड्रग्स है डायबिटीज की, और इसमें पेशेंट को काफी कॉस्टली पड़ती हैं, तो फिर वो अपने जहन में हर वक्त ये रखता है कि मैं बीमार हूँ बीमार हूँ, तो वो ये इम्पैक्ट भी पड़ता है। ठीक है, तो आप ये जो है वो उसको खत्म नहीं कर सकते अपनी लाइफ से, इसका इम्पैक्ट। तो हम बात कर रहे थे साइन एंड सिम्टम्स की, तो ये चार साइन एंड सिम्टम्स मेनली पेशेंट को होते हैं, दैट इज पॉलीडिप्सिया, इंक्रीज अमाउंट ऑफ थर्स्ट, पॉलीयूरिया, ठीक है, लेजीनेस और या लेथार्जिकनेस या वीकनेस, एंड वेट लॉस, सिवियर वेट लॉस, ठीक है। ये सिम्टम, इन सब के भी अंदर एक मैकेनिज्म है कि हाउ दे डू अकर्स। इसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोग पढ़ें। लेक्चर देने का मकसद ये है कि आपको सिर्फ एक नॉलेज के लिए पढ़ो, क्योंकि फार्माकोलॉजी ऐसी है क्लास जो आप जितना पढ़ोगे, आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मुझे एट दी एंड आफ्टर ग्रेजुएशन भी याद रहेगी, ये प्रैक्टिस से याद रहती है। ठीक है, आप अभी एग्जाम के लिए मार्क्स के लिए पढ़ लोगे, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम बाद आप सब भूल जाओगे और आपको लगेगा कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। ये हर वक्त लगता है, चाहे टीचर भी जितना पढ़ा ले या स्टूडेंट्स खुद कितनी मेहनत कर ले। तो बेसिक मकसद ये है कि इसके मैकेनिज्म को थोड़ा समझो, थोड़ा लॉजिकली इसको समझ लो, तो वो याद रहेगी। हाँ, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हाउ दीज थिंग अगर ये चार साइन एंड सिम्टम्स और प्लस एक और साइन एंड सिम्टम जो बताया था, दैट द इंजरी पॉइंट कैन नॉट बी हील्ड फास्ट इन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ठीक है।
अच्छा, हाउ अब ये इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह से पॉलीयूरिया हो रहा है, पॉलीडिप्सिया हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है और लेथार्जीनेस हो रही है।